नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 1 सितंबर को जिस वक्त अमित शाह रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी को लेकर बैठक लेने आ रहे थे, उसी 1 सितंबर को उन्हीं के सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी एक देश एक चुनाव के एजेंडे पर एक समिति गठन करने की जानकारी दे रहे थे। यहाँ हमें समझना होगा कि आखिर ये माजरा क्या है। एक तरफ तो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आने वाले कुछ ही महीने में लोकसभा के चुनाव हैं। उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है, इस समिति की गहराई को भी समझना होगा कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। और यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां आने वाली दिवाली के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, क्या वो चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे? क्या ये विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा? इस पूरी कवायद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि समिति में आखिर हैं कौन कौन लोग। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। समिति में अन्य सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सिंह कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाले विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इस समिति के गठन होने के फौरन बाद अगले ही दिन कांग्रेस के नेता और इस समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने इसकी बैठक में शामिल होने से ही इनकार कर दिया और इनकार की वजह भी बताई कि कुछ महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गुप्त उद्देश्यों को लेकर सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वह एक धोखा है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह धोखा किस तरह से है, सरकार का क्या गुप्त एजेंडा है। दरअसल मोदी के विपक्षी अच्छे से जानते हैं कि वो अचानक कोई फैसला लेकर देश को चौंका देते हैं। देश की जागरूक जनता भी उनके इस अचानक लिए गए फैसले से अच्छी तरह वाकिफ है। दरअसल ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी यही मुद्दा शामिल था, एक देश एक चुनाव। इसके बाद आगे लगातार कुछ कोशिशें भी हुई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि जब देश में पहली बार ऐसे होने जा रहा है। जब देश में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। उसके बाद सन 1957 में भी ऐसा ही हुआ, 1962 में भी ऐसे हुआ, 1967 में भी ऐसा हुआ। फिर आखिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। देश की गरीब जनता का करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने लगा। आम जनता और सरकारी कामकाज का समय भी व्यर्थ जाने लगा। अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि देश के किसी न किसी भाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं और पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में राजनीति चलती रहती है। एक देश एक चुनाव वाली जो नीति है उसके अनुसार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होकर रहेंगे। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा बीते 9 सालों में क्या कुछ किया गया उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे भी पहले बड़ा प्रश्न यह है कि क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में 50-50 वाला हो गया है। लेकिन अमित शाह जिस तरह से रायपुर में आकर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कर रहे हैं और 1 सितंबर को उन्होंने जो एक गुप्त बैठक की अपने रणनीतिकारों के साथ कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रायपुर में, अंदर खाने से जो खबरें छन कर आ रही है, वहां भाजपा के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर चिंतन मंथन हुआ, सर्वे पर बातचीत हुई और साथ में यह समझने की कोशिश की गई यदि विधानसभा का चुनाव टाला गया उसका असर कैसे होगा। यहाँ राजनीति में रुचि रखने वाले इस निर्णय को राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं और जिनका नजरिया प्रशासनिक और ज्यादा व्यापक हो तो वो उसे देश के हित में देख सकते हैं। नजरिया अपना अपना है, लेकिन हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की बड़ी भौतिक तैयारी की जाती है, कुछ बहुत जरूरी टेंडर करवाए जाते हैं, वो टेंडर नहीं हुए हैं जो आमतौर पर विधानसभा चुनाव के पहले 2018 में अप्रैल मई के पास करवा लिए गए थे, जैसे वाहन और टेंट आदि की व्यवस्था। इसके अलावा कई अन्य तरह के प्रबंधन होते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से लिखा पढ़ी और बैठकें जारी है, कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेशों में जाकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, ताकीद दे रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव
तय समय पर नहीं होंगे और यदि विधानसभा चुनाव समय पर नहीं हुए तो क्या होगा। जाहिर तौर पर कुछ महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब हमें यहाँ समझना होगा कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कुछ कोशिशें की और ये कोशिशें कब से जारी थी। देश की आजादी के बाद जो 4 आम चुनाव हुए उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अपने तय समय पर होते रहे, सन 52, 57, 62 और 67। लेकिन 67 में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद ये पैटर्न बदल गया और देश में अवसर और स्वार्थ की राजनीति हावी होती गई। इसे हमें समझना होगा उन तारीखों से कि आखिर यहाँ किसका स्वार्थ था और कौन सी वो राजनीतिक मजबूरियां थी जिसे आज तक देश बर्दाश्त कर रहा है। दरअसल 1967 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तब राज्य में 423 सीटें थी और कांग्रेस के खाते में 158 सीटें आई थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 212 सीटों की जरूरत थी। दूसरे नंबर पर जनसंघ पार्टी थी जिसे 97 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने 37 निर्दलीय सदस्यों और कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर यह अवसर से दोस्ती करते हुए सरकार बना ली और सीपी गुप्ता मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते एक ही महीने में वो गुप्ता सरकार गिर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ और संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार यूपी में बना ली। लेकिन एक ही साल बाद गठबंधन में अनबन होने की वजह से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी और उसके बाद गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई। कायदे से अगला आम चुनाव विधानसभा के साथ 1972 में होना था, लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के अलावा बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाले मुद्दे पर उनकी सरकार की लोकप्रियता अच्छी खासी बढ़ी हुई है, इसलिए उन्होंने 1972 की बजाय 1971 में ही आम चुनाव करवा लिया। 1971 के इस चुनाव के बाद कई राज्यों में सरकारें गिरती रही और या गिराई जाती रही और वहां से अवसर की राजनीति शुरू हो गई। गठबंधन के अलावा जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से एक के बाद एक वीटो पावर चले गए, सरकारें गिराई जाती रही, तो उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का पैटर्न बंद हो गया। इस प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। इसके बाद 1983 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव आयोग ने एक सिफारिश भेजी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवा लिया जाए, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को विधि आयोग ने यह सिफारिश दी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं। लेकिन तब गठबंधन सरकार की भारी मजबूरी थी, सरकार अपने तय एजेंडे पर चल रही थी। उस समय कोई बड़ी और ठोस पहल नहीं हो सकी। आखिरकार 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को शामिल किया कि हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाने के पक्षधर हैं। उसके बाद 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने लगातार बैठकें करते हुए इसका विधि आयोग ने अपनी सिफारिश दी और कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने के लिए 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की जरूरत होगी। बात आगे बढ़ी और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगभग ऐसी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवा पाना संभव नहीं है। और उसके बाद 2020 में कोरोना संक्रमण काल आ गया और अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए पहली बार 5 दिनों का संसद का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक 5 दिनों का जो सत्र चलेगा उसमें एक देश एक चुनाव का मुद्दा सबसे अहम होने वाला है। एक तरफ देश में इतनी बड़ी पहल होने जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे राजनेता और राजनीतिक दल उतने ही ईमानदार हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं। देश में आम चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो जाए, इसके लिए उनकी नीयत को समझना होगा। हमारे देश के नेताओं की नीयत कैसी है, वो कब अपने अवसर और फायदे के लिए पलट जाते हैं, देश के साथ धोखा करते हैं, यह सबको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मंत्री खुले मंच से यह कह दे कि देश की 80% सनातन जनता को मार दिया जाए? दरअसल वास्तव में ऐसा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे, जो खुद उनकी सरकार में मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा खुले मंच से कहा। उन्होंने जो कुछ भी तमिल भाषा में कहा उसे मैं आपको हिंदी भाषा में बता रहा हूँ। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना होगा। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना होगा। எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்
इससे आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के नेता किस हद तक जा सकते हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो सनातन आबादी को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो मार देने की बात करते हैं। एम.के. स्टालिन और उनके बेटे जिस पार्टी डीएमके का नेतृत्व करते हैं वो डॉट डॉट वाली इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इस पार्टी के एक प्रमुख नेता राहुल गांधी जो कि कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। राहुल गांधी एक तरफ तो नफरत को दूर करने की बात करते हुए अपने भाव को इस तरह से प्रकट करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और वहीं उनके गठबंधन के साथी सनातन को मार देने खत्म करने की बात करते हैं, उनकी तुलना बीमारियों से करते हैं। ऐसी नफरत फैलाने वाली भाषा बोलने वालों के साथ आखिर किस तरह का गठबंधन हो सकता है। यह अवसर की दोस्ती पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे नेता किस हद तक गिर सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, ये दोनों ही रामचरितमानस के बारे में अपशब्द कहते हैं, हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और देश उन्हें चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है। वो हमारे मंत्री हैं, वो हमारे नेता हैं, हमारे ऊपर राज करते हैं। क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? कोई आम आदमी ऐसे कहा होता तो अभी आईपीसी की धारा 295A के अंतर्गत कम से कम कार्रवाई तो हो जाती, लेकिन नेताओं के लिए कुछ और, आम जनता के लिए कुछ और। आखिर ये कानून कैसे काम करता है? राजनीति की ऐसी बदसूरत तस्वीर के कारण ही आम जनता राजनीति से जुड़ने से परहेज करती है। लेकिन हम फिर कहते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले ऐसे अवसरवादी नेता बुरे होते हैं। हमें समझना होगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही होगा, वरना ऐसे ही लोगों का राजनीति में कब्जा रहेगा, देश में कब्जा रहेगा, समाज का ऐसे लोग अहित करेंगे। आपको जागरूक होना पड़ेगा। राष्ट्रबोध का आज का ये अंक आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ लगातार मजबूती से बना रहे। नमस्कार।